Hello everyone, welcome to the Photon Academy. This is the part 2 of our chapter Crop Production and Management. तो अब इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो वी कम अक्रॉस द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसके पहले के चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हमें क्रॉप की वैरायटी को मैनेज करना है, सीड्स है ना, सीड्स की वैरायटी को मैनेज करना है। देन दूसरा हमने पढ़ा था कि जब हमने सीड्स को लगा दिए तो जब प्लांट की प्रोडक्शन हो रही है तो तब हम उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रॉप उगने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद हम उसकी प्रोटेक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने हायर ईल्ड के लिए इतना कुछ किया है तो हमें उसे अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, राइट। ताकि जो इतनी मेहनत से फार्मर्स ने क्रॉप्स उगाई है वो खराब ना हो और हमारे काम आए। तो देखो, क्रॉप फील्ड में ना क्या होता है कि बहुत सारे वीड्स होते हैं। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, जिसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन वो क्रॉप के साथ साथ ही ग्रो हो जाते हैं। अब देखो, वीड भी तो एक प्लांट ही है, तो उसको भी तो खाना चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, है ना। तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में क्या करता है कि क्रॉप के साथ ना कंपटीशन करने लग जाता है। तो क्या होता है कि हमें तो हमारी क्रॉप की यील्ड अच्छी चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स कौन लेके चला जाता है? वीड्स, राइट। तो इसीलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, वीड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? या तो हाथ से डायरेक्टली तोड़ के रिमूव कर सकते हैं या फिर वीडीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। वीडीसाइड्स को स्प्रे करोगे, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वीडीसाइड का, उसको स्प्रे करने से क्या होता है कि जितने भी सारे वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स, वो अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं और मर जाते हैं। देखो, क्रॉप को और किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करना है? पेस्ट से, है ना। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, चूहे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि हमारी खेती को खराब कर देते हैं। कैसे? वो कभी कभी रूट, स्टेम और पत्तों को काट देते हैं, तो जिसकी वजह से प्लांट ना ठीक से ग्रो नहीं हो पाता। दूसरा काम वो क्या करते हैं कि जो सेल का सेप है उसको ना ऐसे सक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से सेल सेप खत्म हो जाता है और उनको ग्रो होने के लिए सेप की कमी पड़ जाती है, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। और अगर ग्रो भी हो गए तो उनकी जो क्वालिटी है ना वो अल्टर हो जाती है। ऑल्सो ये क्या करते हैं कि जब फ्रूट उग जाता है तो उसके अंदर घुस जाते हैं। तुमने देखा होगा कि फ्रूट्स के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, राइट। तो वही हुआ कि वो फ्रूट्स के अंदर घुस जाते हैं और वो फ्रूट फिर हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो पेस्ट से कौन बचाएगा? पेस्टिसाइड्स। फार्मर्स क्या स्प्रे करते हैं? पेस्टिसाइड स्प्रेड करते हैं, ताकि वो जो पेस्ट है वो क्रॉप को खराब ना कर सके। ऑल्सो प्लांट्स को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। कुछ पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। तो ये जो सारे पैथोजन होते हैं वो प्लांट को काटते हैं और उनको बीमार कर देते हैं। अब अगर प्लांट बीमार हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रॉप अच्छी ग्रो नहीं होगी, उसके जो ग्रेन्स है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे। इसीलिए हमें उसके ऊपर क्या स्प्रे करना चाहिए? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड्स। ये जो तीन चीजें हैं उनको उसके ऊपर स्प्रे करने से क्या होता है कि जो प्लांट है ना उनको बीमारियां नहीं होती। क्योंकि देखो, प्लांट को बीमारी किससे हो रही है? इंसेक्ट से, पैथोजन से। तो उसके ऊपर क्या स्प्रे करो? इंसेक्टिसाइड्स, है ना। तो क्या होगा कि जब इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया तुमने तो जितने भी पैथोजन है ना, जो डिजीज पैदा करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो ये तो होता है कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स जो तुम्हें ध्यान रखने चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब देखो, ग्रेन्स को तुमने प्रोटेक्ट कर लिया, जो क्रॉप्स थी उनको प्रोटेक्ट करके रखा। अब उसमें से जो ग्रेन्स आया उसको भी अच्छे खासे स्टोरेज की ज़रूरत है। उसे अगर ठीक से स्टोर करके रखोगे तभी ही वो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। तो देखो, दो फैक्टर्स होते हैं जो स्टोरेज में ना मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि जब तुमने ग्रेन्स को स्टोर करके रखा है तो उनको ना कुछ फैक्टर्स से खतरा होता है। सबसे पहला खतरा कौन है? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक यानी जिनके अंदर जीवन है, लाइक इंसेक्ट, रोडेंट, फंगाई,
माइट्स और बैक्टीरिया। तो ये सारे अगर क्रॉप्स पे ग्रेन्स पे लग जाता है तो ग्रेन को खराब कर देता है। दूसरे होता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक जैसे क्या, मॉइस्चर, पानी अगर रह गया कहीं पे तो पानी की वजह से भी तो सारे जो ग्रेन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, है ना। और टेम्परेचर उनका सही से होना चाहिए। तो ये सारे ऐसे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो ग्रेन को खराब कर सकते हैं। So these factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. तो ताकि हमारे ग्रेन्स खराब ना हो, हमें इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए, राइट। वो कैसे होगा, कैसे सिस्टमेटिकली मैनेज हो और प्रॉपर ट्रीट किया जाए उन स्टोरेज एरिया को जिसके अंदर हम ग्रेन्स को भरने वाले हैं, राइट। तो जहाँ पे हम ग्रेन्स रखेंगे उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन रखना है और उनको प्रॉपरली ट्रीट करना है। तो देखो वहाँ पे क्या करना होगा कि जहाँ पे हमें ग्रेन को स्टोर करके रखना है ना, उसको अच्छे से क्लीन रखना होगा। ऑल्सो वो एकदम ड्राई होना चाहिए, क्योंकि ग्रेन के अंदर अगर पानी आ जाता है, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर लग जाता है तो ग्रेन्स ना खराब हो जाते हैं। इसीलिए जो स्टोरिंग एरिया है उनकी, उसके वो कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। देन फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल दैट कैन किल पेस्ट। तो क्या करना चाहिए, ऐसे केमिकल्स वहाँ पे स्प्रेड कर देने चाहिए जो कि पेस्ट को मार दे। तो अगर पेस्ट को मार देंगे तो क्या होगा कि पेस्ट नहीं लगेंगे और ग्रेन्स को खराब नहीं करेंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मेजर्स जिसका हमें ध्यान रखना होता है फॉर अ गुड ईल्ड। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री सिंपली क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक्स। यानी कि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, है ना। किस लिए, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है उनको। गाय को पालते हैं ताकि गाय का दूध मिले। देन हेन्स को पालते हैं ताकि उनके एग्स और उनका मीट मिले। तो इसी को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। कि ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स को एक साथ क्या करवाना, ग्रो करवाना, एक साथ रखना, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स है उनका यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका काइंड है कैटल फार्मिंग। तो देखो कैटल्स क्या होते हैं, ऐसे छोटे मोटे डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको डोमेस्टिक एरिया में डोमेस्टिक एरिया में उनको पाला जाता है। तो देखो दो तरह के कैटल को हम एक रखेंगे। पहला होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स कौन से हो गए, काउ, बफेलो। इनसे क्या मिला हमें एज अ प्रोडक्ट, मिल्क मिला। और दूसरे होते हैं ड्रॉट लेबर के लिए, जैसे कि बुल्स, है ना। जो बुल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होते हैं, ताकि वो इरिगेशन, कार्टिंग और टिलिंग कर सके इन एग्रीकल्चर। तो ऐसे ही उन एग्रीकल्चरल एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ड्रॉट एनिमल्स। नाउ सी, ये जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स है जिनको एक साथ पाल के रखा है, उनको तुमने क्या कह दिया, डेयरी एनिमल्स या फिर मिल्क एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जिनको अपने काम के लिए पाल के रखते हैं, जैसे कि बैल हो गए, उन्हें क्या कहा जाता है, ड्रॉट एनिमल। अब चलो सबसे पहले देखते हैं मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल्स को। तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, लैक्टेशन पीरियड पे। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है कि जब गाय का बछड़ा होता है तो उसके बाद का जो पीरियड होता है, जब वो उसका बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है, दैट पीरियड इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। तो वो जब लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि वो काउ मिल्क भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो इट्स बेटर कि ध्यान कहाँ दिया जाए, लैक्टेशन पीरियड के इंक्रीज होने पे। क्योंकि अगर लैक्टेशन पीरियड बड़ा होगा तो मिल्क की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो बहुत बार अपने फ़ायदे के लिए क्या किया जाता है कि ऐसी जो गाय होती है, ऐसी जो स्पीशीज़ होती है, उनको ना ब्रीड करवाया जाता है, उनको हाइब्रिडाइज करवाया जाता है एक साथ। जैसे कि फॉरेन ब्रेड हो गई, जिसका एग्जाम्पल है जर्सी और ब्राउन स्विक, है ना। ये जो गाय होती है उनका लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोडक्शन भी करेगी, राइट। और दूसरी होती है क्या, लोकल ब्रीड, जैसे कि रेड सिंधी और साहिवाल। तो ऐसी जो काउज होती है उनके अंदर ना रेजिस्टेंस होता है डिजीज से, यानी कि उनको जल्दी बीमारियां नहीं होती।
तो ये दो अच्छी अच्छी क्वालिटी है दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। एक की क्या है कि वो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, एक की क्या है कि वो डिजीज उसको ज़्यादा जल्दी नहीं लगती। तो क्या करते हैं ह्यूमंस, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हैं और उससे जो एक नई नई स्पीशीज जनरेट होती है उसके अंदर दोनों ही डिजायर्ड क्वालिटीज होंगी। यानी कि अब जो पैदा होगा वो दूध भी ज़्यादा देगी और उसको डिजीज भी ज़्यादा जल्दी ना लगेगी। सो सी, कैटल्स को पालते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है कि उनका जो शेल्टर है जहाँ पे उनको रखा गया है वो ना क्लीन होना चाहिए, है ना। जो एनिमल्स है उनको साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए, रोज़ ब्रशिंग करवानी चाहिए ताकि उनके ऊपर से डर्ट निकल जाए। ऑल्सो उनके जो खाने की रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखो दो तरह का खाना होता है, एक तो होता है जो कि मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है, उस कैटल को अच्छे से मेंटेन रहने के लिए ज़रूरत है उस खाने की। दूसरा होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। तो कुछ ऐसा खाना होता है जिसको खाने से कैटल्स का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो दोनों टाइप के फूड की रिक्वायरमेंट है, एक तो कैटल को अपने आप को मेंटेन करके रखना है, दूसरा उसके जो मिल्क प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको भी अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। अब होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स, है ना। पैरासाइट्स क्या होता है, इंटरनल पैरासाइट यानी कि वो कैटल के बॉडी के अंदर जाके उसको परेशान कर रहा है, उसको डिजीज दे रहा है, बीमार कर रहा है। दूसरा होता है एक्सटर्नल पैरासाइट, जो कि उन कैटल की बॉडी के ही ऊपर बैठ के उस कैटल को बीमार कर देता है, राइट। तो ऐसे पैरासाइट्स को एनिमल्स से दूर रखना चाहिए। जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं वहाँ पे जो स्प्रेज होता है ना, जो आजकल इंसेक्टिसाइड्स आने लगे पैरासाइट्स को मारने के लिए, वो सारे स्प्रेज का यूज़ होना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि एनिमल का खाना है यहाँ पे, दैट इज रफेज। रफेज में क्या होता है, बहुत सारा फाइबर होता है। दूसरे टाइप का खाना होता है कॉन्सेंट्रेट्स, जिसमें फाइबर तो कम होता है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो एनिमल को जैसे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको वैसा टाइप का खाना खिलाना चाहिए। नाउ हियर कम्स पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जो चिकन्स होते हैं, जो हैंस होते हैं, उनको एक साथ पालना, उनके एग प्रोडक्शन के लिए और मीट के लिए। अब यहाँ पे भी क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। जैसे कि एक इंडियन स्पीशीज़ है असील और एक फॉरेन स्पीशीज़ है लेगहॉर्न। इन दोनों की ब्रीड्स को क्या करवाया जाता है, एक साथ हाइब्रिडाइज कराया जाता है और उससे एक नई ब्रीड बनाई जाती है। तो क्या होता है कि मान लो एक हैन जो है उसकी ब्रीड बहुत सारे अंडे दे सकती है और दूसरा जो हैन है उसकी ब्रीड के जो मीट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उन दोनों ब्रीड्स को एक साथ करवा दो, तो उसके बाद जो उसका नया प्रोडक्शन होगा चाइल्ड का, वो क्या करेगा, उसकी एग्स को यील्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और उसके मीट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। नाउ सी, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। तो ब्रॉयलर क्या होते हैं, वही चिकन्स होते हैं लेकिन उनको ज़्यादातर विटामिन में रिच सप्लीमेंट देना पड़ता है। यानी कि ब्रॉयलर चिकन को जो खाना देना है उसमें विटामिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रॉयलर्स को अच्छी ग्रोथ के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वो कैसा खाना खाते हैं, जो विटामिन में रिच हो। और ऐसे सारे ब्रॉयलर्स को पाल के फिर उनको मार्केट में बेचा जाता है उनके मीट के लिए। तो ब्रॉयलर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन, और इसीलिए वो मीट के लिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। नाउ फॉर अ गुड प्रोडक्शन, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट, including maintenance of temperature and hygiene condition in housing and control of disease and pest। तो सेम चीज़ है ना। अब अगर तुम किसी जानवर को पाल रहे हो तो उनके रहने की जगह क्लीन होनी चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उनको बीमारियां ना हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो हाउसिंग, न्यूट्रिशनल और इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट लगती है ब्रॉयलर्स को, वो एग लेयर्स से अलग होती है। तो देखो दो काइंड के हैन हो गए,
एक तो हो गए ब्रॉयलर जो कि मीट के लिए अच्छे होते हैं, दूसरे हो गए एग लेयर्स जो अंडे ज़्यादा देते हैं। तो इन दोनों की ही कंडीशंस जो है, इन दोनों को ही जैसी कंडीशन लगती है ग्रो होने के लिए, वो एक दूसरे से अलग होती है। अब देखो, ब्रॉयलर्स को जो खाना लगता है डेली बेसिस पे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट होता है। ऑल्सो उनके खाने में विटामिन ए और के की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्सो ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और उनको ना न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने लगती है। उनकी बॉडी में अगर तुम प्रॉपर न्यूट्रिएंट उनको ना दो ना, तो उनको खतरा हो जाता है, यानी कि वो डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इन सब के ग्रोथ के लिए दे हैव टू कीप प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन ठीक से होना चाहिए और उनकी रेगुलर बेसिस पे वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। अब देखो, दूसरी एनिमल हस्बेंड्री किसकी होती है? फिश की। तो फिश के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है और बहुत सारे लोग फिश को खाते भी है, राइट? तो ये फिश को पाल के वो अपना गुजारा कर सकते हैं ना, क्योंकि फिश लोग लेते हैं अपने खाने के लिए। तो क्या किया जाता है कि फिशेस की खेती की जाती है। एक वर्डिंग के लिए तुम ऐसा कह सकते हो कि फिश की खेती की जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिशेज है उसके साथ साथ सेलफिश, प्रॉन और मोलस्क को भी पाला जाता है इन फूड प्रोडक्शन। अब देखो कैसे फिशेस का प्रोडक्शन करते हैं। पहला तो सिंपल है, क्या करते हैं लोग? नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं और फिशेस को पकड़ के ले आते हैं। तो ऐसे ही फिश की जो फार्मिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है? कल्चर फिशरी। यानी कि फिशेस को, बहुत सारी फिशेस को क्या करना? इकट्ठा करना, पालना और उनको बेच देना। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशरीज होती है। पहली होती है मराइन फिशरीज। तो क्या होता है कि ये ना कोस्टल एरिया में होती है। मराइन मतलब क्या? खारा पानी। तो ऐसे फिशेस को एक पकड़ना जो कि किस में प्रेजेंट हो? समुंदर में, खारे पानी में ग्रो हो रही हो। तो खारा पानी कहाँ मिलता है? कोस्टल लाइन पे, है ना, समुद्र के पास। तो इसीलिए ये मराइन फिशरीज कहाँ की जाती है? समुंदर के पास, क्योंकि वहीं पे खारा पानी प्रेजेंट होता है और वहीं पे पॉम्फ्रेट, बैकरेल, ट्यूना, सैर्डिन्स और बॉम्बे डक जैसी फिशेस जो है वो ग्रो होती है। Yields are increased by locating large school of fish in the open sea using satellite. तो ये फिशेस की यील्ड को कैसे इंक्रीज किया जाता है? तो वो ना बहुत बड़े बड़े फिश के स्कूल ओपन करते हैं सैटेलाइट्स को यूज करके। लाइक टेक्नोलॉजिकली ना सैटेलाइट्स ऐसे लगा दी जाती है ताकि ये डिटेक्ट हो सके कि वो जो फिशेज है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है और तुरंत उन फिशेस को पकड़ लिया जाए। तो ऐसे फिशिंग होती है मराइन वाटर में, खारे पानी में। Now, some marine fishes of high economic values are also found in sea water. तो देखो, मराइन फिशरी में क्या होता है? खारे पानी से ही क्या की जाती है? फिशेस को निकाला जाता है। तो ये जो खारे पानी की फिशेस होती है, किसी किसी की ना इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसको बेचने से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जैसे कि म्यूलेट्स, बेटकी एंड पर्ल स्पॉट, सेलफिश सच एज प्रॉन्स। और ऑयस्टर्स से तो क्या मिलता है? मोती भी मिलता है, राइट? एंड यू ऑल नो कि मोती कितने ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसी फिशेस होती है जो मराइन वाटर में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। हाँ, दूसरी काइंड की जो फिशरी होगी दैट इज इनलैंड फिशरी। तो ये ऐसे जो नॉर्मली नदियाँ होती है, छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, लेगन्स होते हैं, इन सारी जगह से जिन फिशेस को कैप्चर किया जाता है उसे कहा जाता है इनलैंड फिशरीज। तो देखो, लगून्स क्या होते हैं? जहाँ पे सी वाटर जो है और जो फ्रेश वाटर है उन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि खारा पानी और मीठा पानी जब दोनों एक साथ मिक्स हो गए तो उस रिजर्वायर को हमने क्या कह दिया? लेग्यूम्स। तो इनलैंड वाटर में क्या होता है कि यील्ड इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। तो देखो, तुम कैसे याद रख सकते हो कि मराइन फिशरी में कहाँ होती है? खारे पानी में फिशेज होती है। तो खारे पानी कहाँ होता है? समुद्र में। तो समुद्र में ऐसे छोटे छोटे नदियों से तो ज़्यादा ही फिशेज होती होगी ना। तो इसका मतलब तो ये है
कि जब ये इनलैंड वाटर की फिशरीज है जो कि नॉर्मल नदी से हमें फिश को कलेक्ट करना है, वहां पे ज्यादा फिश नहीं पाई जाती होगी, तो इसीलिए यहाँ पे ईल्ड भी बहुत कम रह जाती है। और कोई कोई क्या करता है कि देखो, राइस की क्रॉप तुमने देखी है, वो पानी में लगाई जाती है, राइट। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि उसी राइस में ना फिशेस को भी छोड़ देते हैं, ताकि वहीं पे फिश ना ऐसे रिप्रोड्यूस करती रहे और उसी से बहुत सारी फिशेस बनती जाए और राइस की क्रॉप भी ग्रो होती रहे। अब कहीं पे इसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि एक ही पॉइंट है और उस पॉइंट में अलग अलग प्रकार की स्पीशीज को डाल देते हैं और वो सारी ही एक साथ ग्रो कर जाती है। तो देखो क्या होता है, इसका एक एग्जांपल गिवन है कि जो केटलास फिश है वो कहाँ रहती है, सरफेस पे ऊपर की साइड। तो वो फिश अपना जो न्यूट्रिएंट है ना, वो पानी के ऊपर के बॉटम हिस्से, सॉरी सरफेस हिस्से में से ही अपना खाना खा लेती है। दूसरी होती है रोहूस फिश, जो कि मिडल पार्ट जो होता है ना पॉन्ड का, उसमें ही रहती है। फिर होती है मृगल एंड कॉमन क्रब्स, जो कि नीचे पानी के एकदम नीचे बैठती है और वहीं से अपना खाना खाती है। और फीडर्स और ग्रास क्रब्स जो है, वो जो वीड्स उगती है ना पानी में, वो खा लेती है। तो देखो ये जो सारी फिशेज है वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती है एक ही पॉइंट में, क्योंकि सब लोगों की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी है ना कि कौन सी फिश कहाँ रहेगी। तो ये तीनों टाइप की फिश जो है वो अलग अलग जगह पे रहेगी और खाना भी अलग अलग खाएगी। तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा खाने को लेके, वो एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं खाने के लिए, क्योंकि जिसको जितना खाना मिल रहा है वो उस जगह पे अपना खाना खा लेता है बिना दूसरे को डेफिशिएंसी दिए, यानी कि सबको अपना अपना खाना जो है वो मिल जाता है। तो देखो इसका फायदा क्या होगा, एक तो यील्डिंग ज़्यादा होती है, ऊपर से तुम्हें एक ही पॉइंट में इतनी सारी फिशेस ग्रो होती हुई मिल गई और तुम्हें ज़्यादा दिमाग भी यूज़ नहीं करना पड़ा। देखो, जो लोग फिशरी करते हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है, जो कि होती है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो तुमने देखा होगा कि जो लोग ऐसे घर पे एक्वेरियम में भी फिशेस रखते हैं, वो लोग ना कुछ सीड्स लाते हैं और वही सीड वो फिश खाती है और जिंदा रहती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छी क्वालिटी के सीड मिलते ही नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स को, ये जो फिशरीज करते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, बाय यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन, यानी कि सीधा फिशेस के जो हॉर्मोन्स है ना, उनके ऊपर काम किया जाता है और उन्हीं की वजह से वो फिश बिना अच्छी क्वालिटी के सीड के भी जिंदा रह जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशरी और यू कैन से फिश फार्मिंग। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है बी कीपिंग। अब देखो बीज क्या देती है, हनी देती है। और हनी तो तुम्हें पता ही है कि मार्केट में कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा लोग हनी यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो बी कीपिंग होती है, इसको करने में ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे पैसे लगेंगे और तभी जाके तुम बीज को रख सकते हो, राइट। सस्ते में हो जाता है। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने पैसे पैसे कमाने के लिए बी कीपिंग करते हैं, क्योंकि बी कीपिंग जो है वो सस्ती भी पड़ती है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो जाता है। अब देखो बी कीपिंग करने से क्या फायदा होता है, ऑब्वियसली हनी प्रोड्यूस होता है ना, बीज हनी देती है। उसके साथ साथ बी कीपिंग करने से वैक्स भी प्रोड्यूस होता है और वैक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ऑल्सो जो पॉलिनेशन होता है प्लांट में, उसमें भी हेल्पफुल होता है। तो जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जिसमें वो किसी भी केमिकल्स का यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, हनी हनी बीज का भी बी कीपिंग करते हैं। कैसे, देखो, बीज जो है वो पॉलिनेशन करती है ना, और पॉलिनेशन से ही नेक्टर इकट्ठा करती है और उसी से हनी बनाती है, राइट। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने खेत में ही बी कीपिंग करते हैं, सारी बीज वहां होती हैं और उन्हीं के खेत में जो उन्होंने क्रॉप्स लगाई है उस पे जाके पॉलिनेशन कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और उसके बदले में वहीं पे वो शहद भी बना के दे देती है। तो हनी देने के अलावा बी कीपिंग के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अब जो वैरायटी की बीज ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो है एपिस सराना इंडिका, ए डॉर्साटा, ए फोलेरा एंड ए मेलिफेरा। अब ये जो इटालियन बी होती है, उसकी जो हनी को कलेक्ट करने की कैपेसिटी होती है ना, वो बाकी बीज से बहुत ही ज़्यादा होती है।
यानी कि इटालियन बीज जो है उनसे बहुत ज़्यादा हनी प्रोड्यूस होता है। ऑल्सो द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पेस्टुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बी फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। अब देखो हनी की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि हनी बी ने नेक्टर कौन से फ्लावर से लिया है ना। तो फ्लावर की क्वालिटी से डिपेंड होगा कि हनी की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। So this is all about the chapter. Hope you guys understood it well. Thank you everyone.